आज से करीब 7,000 साल पहले एक ऐसी दुनिया जहां इंसान के हाथ में सबसे ताकतवर चीज एक नुकीला पत्थर था। उस पत्थर से वह शिकार करता, लकड़ी काटता और अपनी रक्षा करता, लेकिन वह पत्थर बार बार टूट जाता। कभी हड्डी पर वार करते हुए वह चकनाचूर हो जाता, तो कभी किसी खूंखार जानवर के सामने वह बेकार साबित होता। इंसान की जिंदगी उसी पत्थर की कमजोरी से जकड़ी हुई थी। उसे एक ऐसी चीज चाहिए थी जो कठोर भी हो और लचीली भी, जो टूटे नहीं बल्कि मुड़े और अपनी धार हमेशा बनाए रखे। वह पत्थर को आग में डालता, उसे पानी में डुबोता और अलग अलग तरीकों से उसे मजबूत बनाने की कोशिश करता, लेकिन पत्थर हमेशा टूट जाता। वह निराश होता, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। और फिर एक दिन किसी चरवाहे या शायद किसी कुम्हार ने अपने चूल्हे के पास कुछ अजीब देखा। उसने अपने चूल्हे को किसी खास तरह के हरे भूरे पत्थरों से घेर रखा था ताकि चूल्हा टिका रहे। जब आग बुझी तो राख के बीच उसे कुछ चमकीला लाल भूरा और अजीब सा टुकड़ा मिला। वह पत्थर जैसा तो नहीं था, पर वह चमक रहा था। उसने उसे उठाया। वह बहुत भारी था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने उसे पत्थर से मारा तो वह टूटा नहीं, बल्कि उस पर गड्ढा पड़ गया और उसने अपना आकार बदल लिया। यह जादू था, पत्थर जो पिघलकर धातु बन गया। उसने उसे फिर से आग में डाला और देखा कि वह पिघलकर एक चमकीले लाल सफेद तरल में बदल गया। जब वह ठंडा हुआ तो उसने महसूस किया कि वह पत्थर से कहीं अधिक कठोर और लचीला था। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अगर वह टूटता भी था तो उसे फिर से पिघलाकर नया बनाया जा सकता था। उसने यह भी देखा कि अगर वह इस धातु को पत्थर पर गर्म करके ठोकता है तो यह और भी मजबूत हो जाती है। यही वह क्षण था जब इंसान ने अपनी सबसे बड़ी खोजों में से एक को जन्म दिया, धातु विज्ञान की कला। 7,000 साल पहले इसी आकस्मिक घटना ने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। पत्थर का युग खत्म हो गया और तांबे का युग शुरू हो गया, और इसी से जन्मा कांस्य युग और फिर लोहे का युग। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस रास्ते पर दुनिया चली उससे भी पुराना रास्ता भारत ने दिखाया था। भारत के उत्तर में आर्यावर्त की धरती पर 4,000 साल पुराने लोहे के औजार मिले हैं, जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुराने हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या भारत ने दुनिया को इस्पात दिया, वही इस्पात जिससे दमिश्क की तलवारें बनती थी, जो रेशम की तरह लचीली थी और किसी भी हथियार को काट सकती थी। ये कहानी सिर्फ पिघली हुई धातु की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसने आग और पत्थर के खेल से दुनिया की ताकत बदल दी। ये कहानी है धातु की खोज की। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे एक पत्थर पिघला, कैसे तांबा मुड़ा, कैसे कांस्य ने तलवारें बनाई और कैसे भारत ने इस्पात के जरिए दुनिया को एक नई पहचान दी। तो चलिए उस चूल्हे के पास चलते हैं जहां पहली बार धातु का जन्म हुआ था। आज से 7,000 साल पहले ईरान और तुर्की के पहाड़ी इलाकों में इंसान पत्थर के औजारों से जी रहा था, लेकिन यहाँ की चट्टानें साधारण नहीं थी। इनमें तांबे की गहरी नसें थीं। जब बारिश होती तो तांबा पानी के साथ घुलकर हरी भूरी धारियां बना देता। आदिमानव ने इस हरे पत्थर को पहले सजावट के रूप में इस्तेमाल किया। वह इसे अपने गले में पहनता था क्योंकि यह चमकता था और सुंदर लगता था। वह इसे किसी देवता का उपहार मानता था क्योंकि यह बाकी पत्थरों से अलग था। लेकिन एक दिन जब कोई उस हरे पत्थर को आग में फेंक कर बैठ गया, शायद वह उसे गर्म करके मोड़ना चाहता था या फिर उसने गलती से उसे आग में गिरा दिया, तो उसे एक आश्चर्य हुआ। जब आग बुझी तो पत्थर पिघलकर एक अजीब धातु के ढेले में बदल गया था। उसने देखा कि वह ढेला ठंडा होकर एक सख्त पर लचीली चीज बन गया। अगर आप उसे पत्थर से मारते तो पत्थर टूट जाता, पर यह चीज नहीं टूटती, बस उस पर गड्ढा पड़ जाता। यही गढ़ने की क्षमता थी जिसने इंसान को पागल कर दिया। वह इस धातु को बिना तोड़े कोई भी आकार दे सकता था। एक सुई, एक चाकू, एक कुल्हाड़ी। उसने पहली बार इस धातु को एक तीर की नोक में ढाला, और जब उसने उस तीर से शिकार किया तो वह जानवर की हड्डी को चीर गया, जो पत्थर के तीर से कभी नहीं हो पाता था। यह पत्थर से कहीं अधिक टिकाऊ और काम करने योग्य थी। और सबसे बड़ी बात, अगर यह टूटती भी थी तो उसे फिर से पिघलाकर नया बनाया जा सकता था। यानी इंसान के हाथ में अब पुनः उपयोग करने की तकनीक आ गई थी। यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। जल्द ही तुर्की, ईरान और मेसोपोटामिया में तांबे की खदानें खुल गई। लोग तांबे को खदानों से निकालने के लिए पत्थर के हथौड़ों का इस्तेमाल करते थे और उसे चूल्हों में पिघलाकर सांचों में ढालते थे। लेकिन तांबा बहुत मुलायम धातु थी। तांबे का चाकू जल्दी कुंद हो जाता था और वह पत्थर जितना कठोर नहीं था। इसलिए शुरुआत में इंसान ने तांबे का इस्तेमाल सिर्फ सुई, आभूषण
और छोटे मोटे औजारों के लिए किया, जबकि कुल्हाड़ी और भाले की नोक अभी भी पत्थर की ही बनती थी। लेकिन इंसान की इच्छा रुकने वाली नहीं थी। उसे कुछ और कठोर चाहिए था। वह जानता था कि अगर वह अलग अलग पत्थरों को आपस में मिला दे तो शायद उसे एक मजबूत धातु मिल जाए। और फिर उसने प्रयोग किए। अलग अलग पत्थरों को आग में डाला, अलग अलग मिट्टियों की परतें बनाई और फिर लगभग 5500 साल पहले उसने दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई। तांबे में टिन मिलाया गया और परिणाम था कांस्य। तांबे की तुलना में कांस्य बहुत कठोर था, यानी यह पत्थर से भी कठोर था और लचीला भी था। अब इंसान के पास एक ऐसी धातु थी जो टूटती नहीं थी, जिसकी धार हमेशा बनी रहती थी और जिसे वह किसी भी आकार में ढाल सकता था। इसी ने कांस्य युग की शुरुआत की। मेसोपोटामिया और मिस्र में भव्य साम्राज्य इसी कांस्य की तलवारों और कुल्हाड़ियों से बने। कांस्य की डालों ने सैनिकों को सुरक्षा दी और कांस्य के रथों ने युद्धों का रुख बदल दिया। लेकिन इस खोज के पीछे एक बड़ी चुनौती थी। टिन एक बहुत दुर्लभ धातु थी। इसके लिए इंसान को हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान और कॉर्नवाल, इंग्लैंड तक जाना पड़ा। यानी कांस्य युग ने दुनिया का पहला वैश्विक व्यापार शुरू किया। टिन के लिए कारवां चलते थे, समुद्री रास्ते बनते थे और इसी से पहली बड़ी सभ्यताओं के बीच संपर्क हुआ। यह व्यापार इतना बड़ा था कि कुछ शहर तो सिर्फ टिन के व्यापार के लिए ही बस गए थे। लेकिन कांस्य की एक बड़ी कमजोरी थी। इसके लिए टिन चाहिए और टिन हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए जिनके पास टिन था वे शक्तिशाली थे और बाकी लोग गरीब थे। यह असमानता, यह लालच और टिन के लिए छिड़े युद्ध धीरे धीरे एक नई खोज की ओर ले गए। लोहा। लोहा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातुओं में से एक है। आपको इसे खोदने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। लगभग हर पहाड़ी में, हर नदी के किनारे किसी न किसी रूप में यह मिल जाता है। यहाँ तक कि रेतीली मिट्टी में भी लोहे के कण मौजूद होते हैं। लेकिन समस्या थी, लोहे को पिघलाने के लिए बहुत अधिक तापमान चाहिए। तांबा 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, कांस्य लगभग 950 डिग्री पर। लेकिन लोहा पिघलने के लिए 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और उस समय साधारण लकड़ी की आग 700 से 800 डिग्री तक ही पहुंच पाती थी। इंसान 1500 डिग्री तक कैसे पहुंचा? यहाँ एक अद्भुत आविष्कार हुआ, लकड़ी का कोयला और धौंकनी। इंसान ने लकड़ी को पूरी तरह जलाकर कोयला बनाना सीखा, जो 1200 डिग्री तक गर्मी दे सकता था। और फिर उसने जानवरों की खाल से एक धौंकनी बनाई, जिससे वह आग में हवा भरकर तापमान 1500 डिग्री पार कर सकता था। यह सरल सा यंत्र, चमड़े की एक थैली जिसे फुलाकर आग में फूंक मारी जाती थी, धातु विज्ञान का पहला शक्तिशाली उपकरण था। इसी बेलों ने लोहे को पिघलाया और लगभग 3200 साल पहले अनातोलिया, आधुनिक तुर्की में हित्ती नामक सभ्यता ने लोहे का व्यापार करना शुरू किया। हित्ती इतनी गोपनीयता से लोहे को बनाते थे कि उन्होंने इसकी तकनीक को एक रहस्य की तरह छुपा रखा था। वे जानते थे कि अगर यह रहस्य फैल गया तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए वे लोहे को हीरे से भी अधिक कीमती बेचते थे और केवल अपने राजघराने और सेना के उच्च अधिकारियों को ही लोहे के हथियार देते थे। लेकिन जब हित्ती साम्राज्य टूटा, लगभग 1200 ईसा पूर्व, तो लोहे का ज्ञान पूरी दुनिया में फैल गया और लोहे का युग शुरू हुआ। लोहे की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी बहुतायत और सस्तापन। हर गांव का किसान लोहे का हल, लोहे की कुदाल और लोहे का चाकू बना सकता था। इसने कृषि को बदल दिया, सेनाओं को बदल दिया और साम्राज्यों को बदल दिया, क्योंकि जिसके पास लोहे का हथियार था वह कांस्य वाले को हरा सकता था, क्योंकि लोहा कांस्य से अधिक कठोर और टिकाऊ था। यानी लोहे ने युद्धों में पूरी तरह से बदलाव ला दिया। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि यहाँ की कहानी पूरी दुनिया से अलग और बहुत पुरानी है। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, लगभग 2500 ईसा पूर्व, तब भारत के उत्तर प्रदेश के मल्हार और दादूपुर जैसे गांवों में लोहे का उपयोग हो रहा था। वैज्ञानिकों को यहाँ 1800 ईसा पूर्व, लगभग 4000 साल पुराने लोहे के औजार मिले हैं। यानी भारत में लोहे का उपयोग हित्तियों से भी 600 साल पहले शुरू हो गया था। यह खोज चौंकाने वाली है, क्योंकि यह माना जाता था कि लोहे का ज्ञान मध्य पूर्व से फैला। लेकिन मल्हार के सबूत कहते हैं कि भारत ने लोहे को स्वतंत्र रूप से खोजा और विकसित किया, और यही भारत की धरती है जहां लोहे को आगे बढ़ाकर इस्पात बनाया गया। इस्पात लोहे और कार्बन
लगभग 0.2 से 2% का मिश्रण है, जो इसे लोहे से कहीं अधिक कठोर और लचीला बनाता है। भारत में करीब 2500 साल पहले धातु कर्मियों ने एक खास तकनीक विकसित की, जिसे आज क्रूसिबल स्टील कहते हैं। वे मिट्टी के एक बर्तन क्रूसिबल में लोहे के टुकड़े, लकड़ी का कोयला और कुछ पत्तियां भरकर उसे बंद कर देते थे और फिर उसे भट्टी में कई दिनों तक 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाते थे। कार्बन धीरे धीरे लोहे में समा जाता और परिणाम था वुड्स इस्पात। ये इस्पात इतनी गुणवत्ता का था कि इसकी सतह पर पानी की लहरों जैसे निशान बन जाते थे। यही वो इस्पात था जो दमिश्क सीरिया जाता था, जहां इसे दमिश्क स्टील के नाम से जाना गया। दमिश्क की तलवारें इतनी नुकीली और लचीली होती थीं कि कहा जाता है कि वे एक रेशम के दुपट्टे को हवा में लहराते हुए काट सकती थी और इतनी मजबूत थी कि वे किसी और की तलवार को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। यूरोपीय लोग सदियों तक इस इस्पात का राज नहीं समझ पाए और उन्होंने इसे भारतीय वुड्स कहा। यह भारतीय इस्पात व्यापार के जरिए रोम, चीन और मध्य पूर्व तक पहुंचा और भारत को प्राचीन विश्व का इस्पात केंद्र बना दिया। लेकिन सिर्फ इस्पात ही नहीं, भारत ने दुनिया को जंग रोधी लोहा भी दिया। आपने दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लोहे का खंभा के बारे में तो सुना ही होगा। यह खंभा 7 मीटर ऊंचा, 6 टन वजनी और लगभग 1600 साल पुराना गुप्त काल 400 ईस्वी है। लोहे का यह खंभा आज तक नहीं जंग खाया है। बारिश, धूप और प्रदूषण के बावजूद यह 16 सदियों से उसी तरह खड़ा है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि इसे बनाने के लिए विशेष मात्रा में फास्फोरस मिलाया गया था, जिसने इसकी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बना दी। यह परत हवा के संपर्क में आने पर एक पतली पारदर्शी फिल्म बना लेती है, जो आगे जंग लगने से रोकती है। यह उस समय की धातु विज्ञान इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह खंभा साबित करता है कि 1500 साल पहले भी भारतीय धातु कर्मी धातु के रसायन विज्ञान को बखूबी समझते थे। और सवाल उठता है, अगर भारत लोहा और इस्पात में इतना आगे था, तो फिर भारत के पास विशाल सेनाएं क्यों नहीं थी? इसका जवाब है कि भारत ने लोहे का उपयोग तलवारों से अधिक हल और औजारों में किया। जबकि पश्चिमी दुनिया ने लोहे को हथियारों में बदला, भारत ने इसे कृषि और शिल्प के लिए इस्तेमाल किया। यही कारण है कि भारत की आबादी इतनी बड़ी हुई, क्योंकि लोहे के हल ने गहरी जुताई की, जिससे फसलें दुगनी हुई और खाना बहुतायत में पैदा हुआ। यानी भारत ने लोहे का उपयोग विनाश से अधिक निर्माण के लिए किया। और यही हमारी सभ्यता की खासियत है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में इस्पात बनाने की परंपरा इतनी प्राचीन है कि आज भी दक्षिण भारत में कुछ पारंपरिक कारीगर उसी पुरानी तकनीक से चाकू और तलवारें बनाते हैं, जो अपनी धार के लिए मशहूर है। अब इस कहानी को एक गहरे नजरिए से देखते हैं। धातु विज्ञान ने इंसान को क्या दिया? इसने इंसान को प्रकृति पर नियंत्रण दिया। पत्थर के औजारों से इंसान सिर्फ अस्तित्व के लिए लड़ता था, लेकिन धातु ने उसे निर्माण दिया। धातु ने उसे जमीन जोतने, पानी खोदने और घर बनाने के लिए मजबूत औजार दिए। धातु ने उसे पहिया दिया, रथ दिया और फिर रथ ने साम्राज्य दिए। धातु ने उसे तलवार दी, ढाल दी और किले दिए। धातु ने उसे सिक्के दिए, जिससे व्यापार हुआ, बाजार बने और अर्थव्यवस्था जन्मी। और अंततः धातु ने उसे विज्ञान दिया, क्योंकि धातुओं को पिघलाने, मिलाने और परखने के लिए उसे रसायन और भौतिकी को समझना पड़ा। आज जब आप अपने हाथ में स्मार्टफोन ली है, तो उसके अंदर सोना, चांदी, तांबा और दुर्लभ धातुएं हैं, जो सभी उसी 7000 साल पुरानी खोज की संतान है। पत्थर के उस चूल्हे से जिसमें पहली बार तांबा पिघला, आज हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं, बिजली बना रहे हैं और इंटरनेट चला रहे हैं। यह सब धातु की देन है। यहाँ एक और बड़ा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि भारत का इस्पात रहस्य कैसे लीक हुआ? 7वीं सदी में अरब के व्यापारी भारत से इस्पात की छड़ें खरीदकर दमिश्क, सीरिया ले जाते थे। वहाँ के कारीगर उसे फिर से गर्म करके तलवारें बनाते थे और उन पर वह लहरदार पैटर्न उभर आता था। इस तकनीक को लेकर यूरोपीय लोग सदियों तक हैरान रहे। यहाँ तक कि 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान की सेना के पास मैसूर स्टील देखा, जो उनकी अपनी तलवारों से कहीं बेहतर थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे, जिन्होंने बिजली पर काम किया, ने भी 1819 में इस भारतीय इस्पात पर रिसर्च की, लेकिन वे इसका रहस्य नहीं जान पाए। असल में भारतीय कारीगर इस्पात को हाइपर यूटेक्टॉइड बनाते थे,
जिसमें कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती थी, जबकि यूरोप में 0.5% से ज्यादा नहीं बन पाता था। यानी भारत उस समय नैनो प्रौद्योगिकी के करीब था, क्योंकि इस्पात की सतह पर कार्बाइड नैनो कणों में बढ़ जाते थे, जो उसे अलौकिक ताकत देते थे। यह ज्ञान इतना उन्नत था कि यूरोप को 20वीं सदी में आकर वह तकनीक समझ में आई, और जब यूरोप ने इस रहस्य को समझा तो उन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे भारत का हाथ से बना इस्पात धीरे धीरे बाजार से गायब हो गया। लेकिन यह ज्ञान कभी खत्म नहीं हुआ, यह हमारी विरासत में हमेशा जीवित रहेगा। अब हम धातु विज्ञान के इस अद्भुत सफर को संक्षेप में समझते हैं। पहला कदम था 7000 साल पहले, जब पहली बार तांबा पिघला और दुनिया के सामने ताम्र युग आया। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि पत्थर के बजाय कोई और चीज उसके काम आ सकती है, लेकिन तांबा बहुत मुलायम था, इसलिए इंसान ने और प्रयोग किए और लगभग 5500 साल पहले उसने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का जन्म किया। ये कांस्य इतना मजबूत था कि इसी की तलवारों ने मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे विशाल साम्राज्यों को खड़ा कर दिया। फिर लगभग 3500 साल पहले इंसान ने लोहे को पिघलाने का रहस्य खोज लिया। लोहा कांस्य से कहीं अधिक मजबूत और सस्ता था। इसी ने किसान को मजबूत हल दिया और सैनिक को धारदार तलवार। और फिर भारत की बारी आई। लगभग 2500 साल पहले भारतीय धातु कर्मियों ने दुनिया को वुड्स इस्पात दिया, जो अपनी मजबूती और लचीलेपन में अद्वितीय था और जिसकी धार दमिश्क की तलवारों को अमर कर गई। इसके बाद 400 ईस्वी के आसपास भारत ने एक और चमत्कार किया। दिल्ली का लोहे का खंभा, जो 6 टन वजनी और 1600 साल से बिना जंग खाए खड़ा है। यह खंभा आज भी हमारे पूर्वजों की धातु विज्ञान इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब आते हैं आज के समय में। अब हम टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कई मिश्र धातुओं के युग में जी रहे हैं, जिनसे हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनते हैं। यानी पत्थर के उस चूल्हे से लेकर अंतरिक्ष यान तक का सफर इंसानी जिज्ञासा और हिम्मत का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह देखना अद्भुत है कि पत्थर से शुरू हुई यात्रा अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा सबक क्या है? यह कि इंसान ने कभी नहीं माना। जब पत्थर टूटा तो उसने लोहा बनाया, जब लोहा कुंद हुआ तो उसने इस्पात बनाया, जब इस्पात भी कम पड़ा तो उसने टाइटेनियम और कार्बन फाइबर बनाया। हर बार उसने प्रकृति को चुनौती दी और हर बार जीता। भारत की धातु विज्ञान की विरासत इसी जज्बे की मिसाल है। हमारे पूर्वजों ने 4000 साल पहले लोहे को पिघलाया, 2500 साल पहले इस्पात बनाया और 1600 साल पहले जंगरोधी खंभा खड़ा किया। वे न केवल किसान थे, बल्कि वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। उन्होंने अपने हाथों से धातु को गढ़ा, उसे आकार दिया और उसे मिट्टी से निकालकर इतिहास बना दिया। और आज जब हम किसी निर्माण स्थल पर लोहे की सरिया देखते हैं, या किसी रसोई में इस्पात के बर्तन, या फिर किसी गाड़ी की बॉडी, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब उस चूल्हे से शुरू हुआ जहां एक आदि मानव ने पहली बार धातु को पिघलते देखा था। वह आदि मानव नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसके उस एक क्षण ने मानवता की दिशा बदल दी। उसने धातु को जन्म दिया और धातु ने उसे सभ्यता दी। आज जब हम दिल्ली के लोहे के खंभे को देखते हैं, तो हम सिर्फ एक खंभा नहीं देखते, हम देखते हैं हमारे पूर्वजों की बुद्धि, उनकी मेहनत और उनका आत्मविश्वास। वह खंभा 1600 साल से खड़ा है, बिना झुके, बिना जंग खाए। यह हमें बताता है कि अगर हम अपने ज्ञान पर भरोसा करें, तो हम समय को भी मात दे सकते हैं। और आज जब दुनिया स्टार्टअप और नवाचार की बात करती है, तो हमें गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने 2500 साल पहले अपना खुद का उद्योग खड़ा कर लिया था, जिसका उत्पाद था वुड्स इस्पात, और जिसका निर्यात दुनिया भर में होता था। तो अगली बार जब आप किसी लोहे के औजार का इस्तेमाल करें या किसी इस्पात की बिल्डिंग को देखें, तो याद करें 7000 साल पहले किसी अज्ञात पूर्वज ने आग में एक पत्थर डाला था और उसने देखा कि पत्थर पिघल गया। उसने उसे उठाया, उसे ठंडा किया और उसे एक नया आकार दिया, और उसी क्षण से मानव सभ्यता ने पत्थर को पीछे छोड़ दिया और धातु के पंखों पर उड़ान भरनी शुरू कर दी। यह कहानी सिर्फ धातु की नहीं है, यह कहानी इंसानी इच्छा शक्ति की है। यह कहानी बताती है
कि जब इंसान कुछ करने का ठान लेता है तो वह आग को भी अपना गुलाम बना लेता है। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं उसका हर पुर्जा, हर तार, हर मशीन उस पहली पिघली हुई धातु की ही देन है। और भारत जिसने दुनिया को इस्पात दिया वह इस गौरवशाली यात्रा में एक अग्रणी था। अगर आपको धातु के इस शानदार और रहस्यमयी इतिहास का सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टी का बटन दबाएं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत ने दुनिया को इस्पात देना चाहिए था या यह रहस्य गुप्त रखना चाहिए था? हम आपके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।